नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला का दूसरा पार्ट है और आज के इस पार्ट में बात करेंगे मुगल कालीन नए स्वतंत्र राज्यों की। जो उत्तर मुगल काल का समय था उसमें जो मुगल शासन था वो बहुत ही कमज़ोर हो रहा था। तो इसी दौरान जो कुछ महत्वाकांक्षी सूबेदार थे उन्होंने अपने अपने राज्यों को मुगल सम्राट से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वो कौन कौन से थे, उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण थे और उनके पीछे की क्या कहानी रही, वो हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं और जानते हैं सबसे पहला जो है किसकी चर्चा होगी। तो सबसे पहला जो स्वतंत्र राज्य है वो है हैदराबाद। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलिज खान ने 1724 ईस्वी में की थी। वर्ष 1424 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलिज खां के द्वारा की गई थी। चिनकिलिज खां को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कि सबसे पहले जो हैदराबाद राज्य था या यूँ कहें दक्कन का जो राज्य था उसको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का जो सपना था वो जुल्फ़िकार खां का था। लेकिन जुल्फ़िकार खां की मृत्यु के बाद जो है, जब उसकी मृत्यु हो गई 1713 ईस्वी में, उसकी जो योजना थी उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो जो है स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का जो सपना था वो कुछ दिनों के लिए दफन हो गया। इसके बाद चिनकिलिज खां ने उस सपने को पूरा किया। चिनकिलिज खां जिसको निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। निजामुल मुल्क को मुगल दरबार में जो गुट था तुरानी गुट, उससे यह संबंधित था। जो कि जो औरंगजेब का शासनकाल था, इसके बाद जो मुगल दरबार था वो दो गुटों में बट गया था। कौन कौन सा? ईरानी गुट और तुरानी गुट। तो जो निजामुल मुल्क था वो तुरानी गुट से संबंधित था। इसके अलावा इसकी एक उपलब्धि थी कि इसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो सैयद बंधु थे जिनको सम्राट निर्माता के नाम से जाना जाता है, इतिहास में उनका नाम सम्राट निर्माता के नाम से दर्ज है। तो उनका जो पतन हुआ उसमें निजामुल मुल्क का महत्वपूर्ण हाथ था। 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क को दिल्ली में वजीर का पद दिया गया। वर्ष 1722 में जो निजामुल मुल्क था उसको दिल्ली में वजीर नियुक्त किया गया। लेकिन जो दरबार में गुटबंदी थी और दरबार का जो दूषित माहौल था उसको देखते हुए वो वहाँ से शिकार खेलने के बहाने दक्कन चला गया। जब सम्राट ने ये जाना कि जो निजामुल मुल्क है वो दक्कन की ओर उसने प्रस्थान किया है, तो उसने क्या किया, जो सम्राट था उन्होंने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्योंकि उसको ये डर था कि जो निजामुल मुल्क है वो दक्कन पहुंच करके वहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देगा। तो उसके पहले ही उसने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही वो दक्कन पहुंचा तो अक्टूबर 1724 ईस्वी में ही सूकड़ खेड़ा नामक एक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसमें मुबारिज खां की मृत्यु हुई। मुबारिज खां की मृत्यु के साथ ही जो मोहम्मद शाह थे इन्होंने चिनकिलिज खां को ही दक्कन का वायसराय माना और वहाँ का सूबेदार भी इनको नियुक्त कर दिया। और इसके अलावा आसफ जाह की उपाधि भी प्रदान की। तो आसफ जाह की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? निजामुल मुल्क को या फिर चिनकिलिज खां को। दोनों नाम एक ही हैं। निजामुल मुल्क ने नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध में मुगल सम्राट के साथ भाग लिया था। जो निजामुल मुल्क था इसने नादिर शाह के विरुद्ध जो सम्राट का युद्ध था इसमें भी उसने भाग लिया था। वर्ष 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ था जिसमें नादिर शाह और मुगल सम्राट के मध्य हुआ था, इसमें जो निजामुल मुल्क था उसने बादशाह की ओर से भाग लिया था और युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, तो अगर बात करें कि निजामुल मुल्क की मृत्यु कब हुई, तो निजामुल मुल्क की जो मृत्यु हुई वो 1748 ईस्वी को हुई। 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। आगे बात करेंगे अवध की। सादत खां बुरहानुल मुल्क जो था वो अवध का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये पूरा नाम है इसका सादत खां बुरहानुल मुल्क। यह है स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर हम बात करें मुगल दरबार में, तो मुगल दरबार में से 1720 से 1722 ईस्वी तक आगरा के सूबेदार का पद सुशोभित किया। 2 वर्षों तक यह आगरा का सूबेदार रहा। बाद में इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया, जहाँ पर ही इसने अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उसको पंख दिए और अपने को मुगल साम्राज्य से अलग करके एक स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट ने उसे दिल्ली बुलाया।
चूँकि जो मुग़ल शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो स्वयं या अकेले जो है युद्ध में भाग ले सकें, तो उनके जितने भी प्रिय सूबेदार थे उन्होंने उसको बुलाया, जिसमें से जो बुरहानुल मुल्क था ये भी शामिल था। तो इसको जो है उन्होंने आक्रमण के समय बुलाया। बाद में सआदत खां ने ही नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो हमने आपको पहले ही बताई थी जब हमने इसके पहले विदेशी आक्रमण पढ़ाया था। उसमें यहाँ बताया गया था कि सआदत खां जो कि मीर बख्शी का पद चाहता था, मुग़ल दरबार में इसके जो महत्वाकांक्षा थी कि वो मीर बख्शी बने, लेकिन मीर बख्शी का पद न मिलने के कारण इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। और प्रेरित करने के पीछे का कारण था कि इसने नादिर शाह को अपार धन संपदा जिसका जो कीमत थी वो लगभग 20 करोड़ थी वो दिलाने का वादा किया। लेकिन बाद में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर कब्जा किया तो इसने सआदत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन अपने वादे को पूरा न कर पाने के कारण सआदत खां ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। सआदत खां की मृत्यु के बाद सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां के भतीजे सफदर जंग को अवध की नवाबी प्रदान की। तो यूं कहें सआदत खां का जो उत्तराधिकारी था वो उसका भतीजा सफदर जंग था। सफदर जंग सआदत खां के बाद अवध का नवाब बना। बाद में मुग़ल सम्राट ने उसे अपना वजीर भी बनाया। जो सफदर जंग था इसने मराठों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा, क्योंकि उस समय मराठों की जो शक्ति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, वो मुग़लों से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो मराठों के विरुद्ध उसने अपना संघर्ष जारी रखा। 1754 ईस्वी में शुजाउद्दौला अवध का नवाब एवं सम्राट का वजीर बना। तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी आया वो था शुजाउद्दौला, जो कि 1754 में अवध का नवाब और सम्राट का वजीर बना। शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भी भाग लिया था। जो बंगाल के स्वतंत्र शासक थे उनके साथ इन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। 1774 ईस्वी में उसने रुहेलखंड पर भी अधिकार किया। जो उस समय रुहेलखंड का जो क्षेत्र था उस पर भी अवध का ही कब्जा हुआ और उसने उस पर अधिकार किया। शुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला अवध का शासक बना। शुजाउद्दौला के बाद जो शासक बना वो था आसफुद्दौला। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। पहले जो अवध की राजधानी थी वो फैजाबाद थी, तो फैजाबाद से लखनऊ जो राजधानी का स्थानांतरण किया वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया आसफुद्दौला। आसफुद्दौला के द्वारा फैजाबाद से लखनऊ राजधानी को लाया गया। अवध के स्वतंत्र शासकों की जो अंतिम कड़ी थी उसमें अंतिम शासक थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे वो अंतिम अवध के नवाब थे। बाद में 1856 ईस्वी में लाल डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। जो लाल डलहौजी की जो नीति थी, राज हड़प की नीति, उस नीति के तहत उसने जो है वाजिद अली शाह के बाद जो अवध की जो नवाबी थी वो किसी को नहीं दी और उसका जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की बात करें तो जो मुग़ल काल था, मुग़ल काल के दौरान बंगाल जो ऐसा सूबा था जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ और सबसे पहले ब्रिटिश के अधीन हुआ। तो ऐसा स्वतंत्र राज्य जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ और सबसे पहले ही मुग़लों के अधीन हुआ वो था बंगाल। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के स्वतंत्र सूबे की स्थापना की थी और उन्हीं को बंगाल का संस्थापक, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक माना जाता है। मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर ने उन्हें उड़ीसा की सूबेदारी सौंपी थी। उनको जो है मुग़ल दरबार से उड़ीसा की सूबेदारी मिली थी। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। जो मुर्शीद कुली खां थे उन्होंने अपनी पहली राजधानी ढाका बनाई थी। क्योंकि उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था तो जो पूरा साम्राज्य था वो इंडिया के अंतर्गत ही आता था और जो बंगाल का क्षेत्र था वो उसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ढाका ही था। तो राजधानी उन्होंने ढाका बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की। उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा। 1757 इसके बाद भी कई जो उत्तराधिकारी थे वो आते रहे, लेकिन 1757 ईस्वी में जो सिराजुद्दौला था वो गद्दी पर बैठा और सिराजुद्दौला ने ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध भी किया, जिसको प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध जिसको कहा जाता है। तो प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो सिराजुद्दौला के द्वारा ही लड़ा गया। उसके समय में ही प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ और ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। यहीं से जो है बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन
हो गया, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही जो बंगाल था वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के नवाब सादुतुल्ला खां ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। जो सादुतुल्ला खां थे, इन्होंने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? अर्काट को। बाद में इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया वो अपने भतीजे दोस्त अली को बनाया। इनका भतीजा, इसका नाम दोस्त अली था, वो इनका उत्तराधिकारी बना। इसकी हत्या मराठों ने कर दी। बाद में योग्य नवाबों के अभाव में यूरोपीय कंपनियों ने यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया और स्वतंत्र राज्य कर्नाटक का जो है अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये जो कर्नाटक राज्य था, ये जो इसका जो मेन जो नियंत्रण था वो हैदराबाद के निज़ामों के हाथ में था। इन्होंने हैदराबाद के निज़ामों से अलग अपना कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी, लेकिन जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे कि वो शासन को संभाल सकते। तो इसी शासन शक्ति के अभाव में जो उस समय यूरोपीय कंपनियां थी, उन्होंने यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया और उसका लाभ उठा करके कर्नाटक राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजपूतों की। मुगल सम्राट की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर राजपूतों ने अपने को पुनः स्वतंत्र कर लिया और अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। चूँकि मुगल साम्राज्य में ही जो राजपूत थे वो काफ़ी बलवान थे, उनकी जो सेना थी वो काफ़ी मजबूत थी। इसके अलावा कई ऐसे मुगल साम्राज्य में भी कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसमें मेवाड़ का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो जो राजपूत थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि मुगल शासक जो है कमज़ोर हो रहे हैं, उन्होंने खुद के अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। अगर हम उसमें बात करें सबसे योग्य शासक की, तो उस समय सबसे जो योग्य शासक थे वो थे मिर्जा राजा समाई जयसिंह। ये उस समय राजपूतों के सबसे योग्य शासक माने जाते हैं। वे राजनीतिक, विधिक और वैज्ञानिक भी थे। इनको राजनीति, विधिक और वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। जो जयपुर नगर है प्रेजेंट में, इसकी जो स्थापना की थी वो जयसिंह ने की थी और इसकी स्थापना वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की थी। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में 5 वेधशालाओं का निर्माण भी कराया। चूँकि ये वैज्ञानिक कार्यों में रुचि रखते थे, तो इस वजह से उन्होंने 5 स्थानों पर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम जाटों की। तो नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात जो अव्यवस्था फैली, उसका लाभ उठा करके दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के कुछ क्षेत्रों को जीत करके स्वतंत्र जाट राज्य के रूप में भरतपुर की स्थापना जाट नेता चूड़ामन एवं बदन सिंह ने की थी। तो बदन सिंह और चूड़ामन, इन्होंने ही, ये दोनों महत्वपूर्ण जाट नेता थे और इन्होंने ही भरतपुर की स्थापना की थी। इसकी जो पीछे की जो कहानी वो ये है कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उस समय जो अव्यवस्था फैली, क्योंकि वो सीरियल से राज्यों की ओर बढ़ रहा था, तो वो जहाँ जाता था वहाँ जो है अव्यवस्था ही फैलाता था। वहाँ के जो शासक थे उनको टिकने नहीं देता था, वहाँ को जीत करके, और उस पर शासन तो करना नहीं होता था। तो क्या हुआ कि इसी अव्यवस्था का लाभ उठाया और दिल्ली, मथुरा और आगरा, यहाँ का जो क्षेत्र है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो वहाँ के जो प्रमुख जाट नेता थे बदन सिंह और चूड़ामन, इन्होंने ही भरतपुर की स्थापना की और एक जाट राज्य का निर्माण किया। इसके नेता सूरजमल के समय जाट शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। इनके जो नेता सूरजमल थे, तो सूरजमल के समय जो जाट शक्ति थी वो सबसे उच्चतम स्तर पर थी। सूरजमल को ही जाट जाति का प्लूटो कहा जाता है। 1763 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद जाट शक्ति का पतन हो गया। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको यूजली मिलती रहे। वीडियो को लास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।